हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सबको मेरा नमस्कार। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी का प्रिपरेशन भी बहुत अच्छा चल रहा होगा। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज यूपीपीसीएल का असिस्टेंट अकाउंटेंट के लिए फॉर्म भरने का लास्ट डेट है। तो आपको आगे तो पता ही है कि आज तो 28 हो गया नवंबर, और अब एग्जाम भी उन्होंने करीब करीब जनवरी के सेकेंड वीक में बता रखा है। अब इस मंथ को छोड़ दें तो अब हमारे पास टोटल अगर देखें प्रिपरेशन के लिए तो करीब करीब मान के चलिए टोटल 40 डेज आपके पास बचा है। ठीक है। अब इस 40 दिन में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो अभी तैयारी भी नहीं स्टार्ट किए हैं। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनको भी समझ में नहीं आ रहा कि पेपर का पैटर्न क्या है, कंप्यूटर की कैसे प्रिपरेशन करें, कौन से स्टडी मटेरियल्स को प्रेफर करें, कैसे तैयारी करें। तो आइए मैं आपको आज बताता हूँ कि 40 दिन नहीं, आप सिर्फ 30 दिन में कंप्यूटर को कैसे तैयार कर सकते हैं और 100% फर्स्ट अटेम्प्ट में ही अपने कंप्यूटर को क्लियर कर सकते हैं। ठीक है। बट उससे पहले थोड़ा सा सिलेबस को लेकर के भी बहुत सारा कंफ्यूजन है स्टूडेंट्स में, तो थोड़ा उसको भी देख लेते हैं सिलेबस को कि क्या पढ़ना है एग्जैक्टली आपको पेपर के लिए। बाकी अगर आपको लगता है कि नहीं ये भी आ सकता है, पाइथन भी आ सकता है, तो वो आप लास्ट में कर सकते हैं। ठीक है। पहले तो आप वो करिए जो सिलेबस है, रिकमेंडेड सिलेबस है, उसके बाद वो करिए जो सिलेबस नहीं है। लेकिन जब आपका रिकमेंडेड सिलेबस तैयार होने के बाद, तो आइए पहले सिलेबस बता देता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ कि इसकी 30 दिन में कैसे तैयारी खत्म कर लें, और अगर आपके पास कोई सोर्स नहीं है तो कहाँ से करें, कोई बुक नहीं है तो कहाँ से करें, उसके बारे में भी आगे बात करेंगे। तो देखिए, अगर हम पुराने वाले डोएक के बारे में बात करें, क्योंकि आपके पेपर में डोएक ओ लेवल मेंशन कर रखा है कंप्यूटर के सिलेबस में, जो कि आपको पता है 50 मार्क्स का आएगा और जिसमें आपको मिनिमम 25 या उससे ऊपर लेके आना है। मतलब 25 नंबर तो लाना ही लाना है पास होने के लिए। तभी आपका दूसरे पेपर में जो भी मार्क्स आएंगे कंसिडर किए जाएंगे। नहीं तो पेपर 2 में आप 100% भी 150 में 150 ले आए, लेकिन पेपर 1 में अगर आपके 25 नहीं हो रहे हैं तो आप कट ऑफ के लिए क्वालिफाई ही नहीं करेंगे। ठीक है। तो थोड़ा सा सिलेबस देख लेते हैं, सिलेबस है क्या और क्या क्या पढ़ना है बेसिकली। तो देखिए, ये यूपीपीसीएल असिस्टेंट अकाउंटेंट के लिए जो डोएक ओ लेवल रिकमेंड किया गया है, इसका एक्चुअल सिलेबस जो हुआ करता था, यहाँ पे 3 सब्जेक्ट तो मैंडेटरी हुआ करते थे, यानी कि कंपलसरी है, वो आपको करना ही करना है, और 3 सब्जेक्ट जो होता था ऑप्शनल होता था। बट मैं आपको एक चीज बताऊं, ये आप जो M1 R कोर देख रहे हैं, आईटी टूल्स एंड बिजनेस सिस्टम, यहाँ से सवाल तो पेपर में बनेंगे ही, बहुत ज्यादा बनेंगे। इंटरनेट टेक्नोलॉजी एंड वेब डिजाइन, ये भी एकदम हॉट टॉपिक है। उसके बाद हमारा सी प्रोग्राम, ये भी एकदम हमारा हॉट टॉपिक है। उसके बाद आता है इलेक्टिव में कौन सा टॉपिक करके जाए, क्योंकि इलेक्टिव में भी वैकल्पिक में भी हमारे पास 3 ऑप्शन है, चाहे हम फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है। लेकिन आप अपने पिछले पेपर को अगर जरा सा भी एनालिसिस किए होंगे तो आप देखे होंगे कि वहां पे डॉट नेट के भी क्वेश्चन आपको देखने को मिले थे, मल्टीमीडिया के तो थे ही थे, लेकिन आईसीटी के से क्वेश्चन भी वहां पे बन गए थे। पार्टीशन को लेकर के जो क्वेश्चन आए थे, विंडोज इंस्टॉलेशन को लेकर के जो क्वेश्चन आए थे, तो कहीं ना कहीं आपको कंपलसरी और इलेक्टिव आपको सारा का सारा करके जाना है। ठीक है। अब इसमें जो टॉपिक जो मेंशन्ड है, इसमें अंदर भी इसके अंदर आईटी टूल्स एंड बिजनेस सिस्टम, इसके अंदर क्या आएगा वो भी मैं आपको हल्का सा ब्रीफ कर देता हूँ, आप उसको एक बार नोट कर लीजिएगा। ये पीडीएफ भी मैं टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा। आप चाहे जहां से भी पढ़ाई कर रहे होंगे, जिस टीचर से भी पढ़ाई कर रहे होंगे, सेल्फ स्टडी कर रहे होंगे, आप एक बार इसमें जो मैंने टॉपिक्स मेंशन कर रखे हैं एक बार टैली कर लीजिएगा। एटलीस्ट आपका वो सारे टॉपिक्स कवर होने चाहिए, नहीं तो फिर एग्जाम में आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। मतलब जितने क्वेश्चन चाहिए आपको क्वालिफाई करने के लिए, आप उतने अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। कारण क्या है कि आपने देखा है कि यूपीपीसीएल अगर एक टॉपिक पे चला गया तो कहीं ना कहीं 10-15 क्वेश्चन वहीं से उठा लेता है। अगर ऑफिस 365 पे चला गया तो वहीं से 10-15 क्वेश्चन उठा लेगा। तो कोशिश कीजिए कि एटलीस्ट इसमें जो टॉपिक्स मेंशन है वो सारे आपके कंप्लीट होने चाहिए। अब यहाँ पे अगर हम बात करें M1 R4 आईटी टूल्स इन बिजनेस सिस्टम, यहाँ पे जो हमारा पहला टॉपिक है वो है कंप्यूटर एप्रिसिएशन, दूसरा है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन और तीसरा है ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर आप इन तीनों को बढ़िया से कर लेंगे, इसी में बेसिकली आईटी टूल्स एंड बिजनेस सिस्टम के मैक्सिमम टॉपिक्स आपके कवर्ड हैं। आईटी टूल्स एंड बिजनेस सिस्टम का सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई टॉपिक है तो ये 3 है। ऑपरेटिंग सिस्टम आपको पूरा का पूरा करना है। आप स्टार्टिंग में लिनक्स से ले लीजिए, लिनक्स हो गया, यूनिक्स हो गया, जब विंडोज आया तो उसमें कौन कौन से वर्जन आए, उसके
पूरा विस्टा आया था, उसमें क्या खास बात थी, विंडोज 8 आया, उसके बाद 10 आया, उसके बाद 11 भी है, इन सब में क्या खास बात है, नए फीचर्स क्या ऐड हुए हैं, क्योंकि अभी 11 वाला आया है, क्या पता उससे सवाल पूछा जा सकता है, तो उसके बारे में भी आपको देख के जाना है। उसके बाद हमारा जो टॉपिक है वो है वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट और प्रेजेंटेशन, इसको एक्सेल बोलते हैं। ये तीनों टॉपिक एमएस ऑफिस का है, एमएस ऑफिस। तो ऑफिस पूरा का पूरा आपको करके जाना है। इसमें आपको बेसिक तो करना ही है ऑफिस का, प्लस एडवांस वाला पोर्शन भी करके जाना है, और सारे के सारे वर्जन्स का 2008 से लेकर के उसके बाद जितने वर्जन आए थे, 16 आया था, 19 आया था, से 365 आया था, इन सब को अच्छे से देख करके जाना है। और जो लेटेस्ट वर्जन आते जाते हैं उसमें नए फीचर्स जो ऐड होते हैं, वो सब फीचर्स क्या है, कैसे काम करते हैं, उन सब का शॉर्टकट्स क्या है, वो भी आपको देख करके जाना है। उसके बाद डेटाबेस ऑपरेशन और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी, ये जो दोनों है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिकली डेटाबेस से तो क्वेश्चन एक दो बनते ही बनते हैं। डेटाबेस क्या होता है, डेटा सोर्स क्या होता है, डेटाबेस कहाँ बनता है, डेटाबेस के शॉर्टकट्स क्या होते हैं, फोल्डर्स के शॉर्टकट क्या होते हैं, अगर हम फोल्डर्स में ना बना करके किसी ड्राइव में बनाते हैं तो उसके शॉर्टकट्स क्या होते हैं, वो भी आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा। बाकी जो हमारा दूसरा टॉपिक है वो है इंटरनेट टेक्नोलॉजी एंड वेब डिजाइन। ये बहुत ही बढ़िया टॉपिक है, और एकदम इसमें एक दो टॉपिक तो ऐसे हैं, अगर सिर्फ आप वही करके भी चले जाए तो भी 4-5 नंबर तो कहीं नहीं गए। जैसे यहाँ पे इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट दे रखा है, यहाँ पे आप इंटरनेट का हिस्ट्री देख लीजिएगा, कब आया, कौन से ईयर में क्या क्या आया, www कब आया, HTTP कब आया, इन सब का मतलब क्या है, डिफरेंस क्या है। उसके बाद यहाँ पे TCP/IP, इंटरनेट टेक्नोलॉजी एंड प्रोटोकॉल, ठीक है। इंटरनेट टेक्नोलॉजी एंड प्रोटोकॉल, कौन कौन से इंटरनेट टेक्नोलॉजीज हैं अब तक के, कितने प्रोटोकॉल हैं, कौन कौन से प्रोटोकॉल हैं, सारे प्रोटोकॉल का मतलब क्या होता है, आईपी एड्रेस क्या होता है, मैक एड्रेस क्या होता है। इसके साथ साथ आप यहाँ पे टोपोलॉजी देख लीजिएगा, इसमें टोपोलॉजी भी अपना टॉपिक है, टोपोलॉजी, क्योंकि पिछले पेपर में टोपोलॉजी से सवाल हर पेपर में, कोई भी पेपर उठा लीजिए, चाहे फर्स्ट शिफ्ट, सेकेंड शिफ्ट, 22 का या आप 24 का या 25 का, सारे में टोपोलॉजी से रिलेटेड सवाल आए हुए हैं। उसके बाद इंटरनेट कनेक्टिविटी देख लीजिएगा, OSI मॉडल भी देख लीजिएगा क्या होता है, सारे के सारे स्टेप में क्या काम होता है। उसके बाद TCP के मॉडल भी देख लीजिएगा पूरा, और यहाँ से भी आपको 100% है कि क्वेश्चन पेपर में आएंगे आएंगे। OSI मॉडल से तो एक क्वेश्चन 100% है। उसके बाद इंटरनेट नेटवर्क, नेटवर्क क्या होते हैं, टोपोलॉजी बेसिकली नेटवर्क का हिस्सा है, आप यहाँ भी पढ़ लीजिएगा नेटवर्क क्या होता है, टोपोलॉजी क्या होती है, कौन कौन सी टोपोलॉजीज होती है, और कौन कौन सी टोपोलॉजी कौन कौन सा प्रोटोकॉल इस्तेमाल करती है, वो भी पढ़ के जाना है आपको। उसके बाद जो हमारा टॉपिक है सर्विसेज और इंटरनेट, इंटरनेट पे हमें क्या क्या सर्विसेज मिलती है, ब्राउजर क्या होते हैं, काम क्या होता है, अब तक कितने ब्राउजर आए हैं, उन सब की डिटेल्स भी आपको पढ़ के जानी है। ईमेल के बारे में देख के जाना है, ईमेल क्या होता है, ईमेल के अंदर कौन कौन से फोल्डर्स बनते हैं, पिछले पेपर में फोल्डर्स पूछा था। फॉर्मेट क्या होता है, ईमेल का फॉर्मेट क्या होता है, वो देख के जाएगा। साथ में यहाँ पे आप इसके सर्वर के बारे में भी देख के जाएगा, IMAP क्या होता है, पॉप क्या होता है, POP3 जब आया तो वो क्या होता है, SMTP सर्वर क्या होता है, SMTP, इनकमिंग सर्वर कौन सा होता है, आउटगोइंग सर्वर कौन सा होता है, ये सब चीजें अच्छे से देख के जाइएगा। उसके बाद हमारा जो टॉपिक है करेंट ट्रेंड्स ऑन इंटरनेट, इंटरनेट पे जो अभी करंट में कुछ चीजें अगर चल रही हैं तो उसको भी देख के जाना है। उसके लिए थोड़ा सा गूगल सर्च कर लीजिएगा, इंटरनेट पे क्या चल रहा है वो आपको वहां से पता चल जाएगा। उसके बाद हमारा आता है वेब पब्लिशिंग एंड ब्राउजिंग और HTML प्रोग्रामिंग बेसिक्स, बेसिकली ये दोनों तो आपका साथ में कवर हो जाएगा। यहाँ पे आप HTML के बेसिक्स देख लीजिएगा, HTML के बेसिक्स क्या होते हैं, HTML की कोडिंग क्या होती है, वो सब देख लीजिएगा यहाँ पे, HTML की कोडिंग। और बेसिकली जो HTML के बेसिक्स के जो कोडिंग होते हैं वो पूरा का पूरा सीख के जाएगा, क्योंकि पिछले पेपर में आपने देखा था कि वहां से क्वेश्चन बहुत ज्यादा देखने को मिले थे। उसके बाद इंटरएक्टिविटी टूल्स क्या होता है, जैसे कि अभी हमारे पास बहुत सारी चीजें आ गई है मार्केट में, एलेक्सा भी है और गूगल भी वॉइस असिस्टेंट है हमारे पास, तो इसके भी फीचर्स देख लीजिएगा क्या होता है, कैसे काम करता है, और इसके पीछे कौन से कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होते हैं।
उसके बाद इंटरनेट सिक्योरिटी मैनेजमेंट, इंफॉर्मेशन प्राइवेसी एंड कॉपीराइट इश्यूज। ठीक है, यहाँ पे आप एंटीवायरस भी देख लीजिएगा, क्या होता है, कैसे काम करता है, कितने टाइप के एंटीवायरस आते हैं। ठीक है, एंटीवायरस के भी बहुत सारे प्रकार होते हैं, वो भी आपको देख के जाना है। प्रॉक्सी देख के जाना है, प्रॉक्सी क्या होता है, काम कैसे करता है, कैसे लगाया जाता है, ये भी देख के जाएगा। क्योंकि लगाने के बारे में आपको पता रहेगा तो पेपर में क्वेश्चन भी बड़े आराम से अटेम्प्ट कर पाएंगे। उसके बाद अगर हम लोग अगला देखें तो हमारा सबसे हॉट टॉपिक है प्रोग्रामिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग थ्रू सी लैंग्वेज। ये एक ऐसा टॉपिक है जो सबके बस की बात नहीं है, कितना भी पढ़ के चले जाएंगे पेपर में सवाल आएगा तो बनेगा नहीं। कारण क्या है, इसके लिए कोई बुक भी नहीं है मार्केट में और कोई इसको अच्छे से प्रोग्रामिंग करके समझा भी नहीं पाता। ठीक है, तो मैं आपको पहले टॉपिक्स बताता हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगा इसको कैसे तैयार करिए। सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन देखना है, इंट्रोडक्शन क्या होता है, ये सी प्रोग्रामिंग क्या होती है और बाकी जो प्रोग्रामिंग होते हैं वो क्या होते हैं। यहाँ पे एल्गोरिदम बनाना है। ठीक है, एल्गोरिदम फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग, एल्गोरिदम बनाना है। एल्गोरिदम मतलब जो कोडिंग होती है उसको एल्गोरिदम बोलते हैं। उसके बाद आप फ्लो चार्ट भी देख लीजिएगा, फ्लो चार्ट क्या होता है, फ्लो चार्ट में कौन कौन से डायग्राम का इस्तेमाल किया जाता है, अगर सर्किल होता है तो क्या होता है, ओवल होता है तो क्या होता है, रेक्टेंगल होता है तो क्या होता है, एरो होते हैं तो क्या होते हैं, ये सारे के सारे वहां पे देख के जाएगा। उसके बाद इंट्रोडक्शन टू सी लैंग्वेज, सी लैंग्वेज का इंट्रोडक्शन, यहाँ पे आप बेसिक कोडिंग भी देख के जाएगा, बेसिक कोडिंग क्या होता है, सी प्रोग्रामिंग की कोडिंग क्या होती है, एरेज वगैरह ये सब देख के जाएगा। बेसिकली आपको यहाँ अलग से भी मेंशन है टॉपिक, बट एरेज वगैरह देख के जाएगा। उसके बाद कंडीशनल स्टेटमेंट्स एंड लूप्स, लूप्स क्या होते हैं, पिछले पेपर में आपने देखा था लूप्स के सवाल, एरे के सवाल, सी के एक दो बहुत छोटे छोटे कोडिंग दे रखे थे, बहुत इजी थे, लेकिन बस वही चीजें हैं कि ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है पूरा का पूरा। उसके बाद फंक्शन क्या होता है और वहां पे स्टोरेज क्लास क्या होता है। स्टोरेज क्लास मतलब जब आप एक कोडिंग को तैयार कर लेते हैं तो कौन कौन से क्लास में आप उसको स्टोर करके रख सकते हैं। ठीक है, स्टोरेज के भी कई सारे कैटेगरी होती है, कई सारे क्लास होता है, उसको आप कहाँ पे रख सकते हैं। उसके बाद आपको देखना है स्ट्रक्चर्स और यूनियन के बारे में पढ़ लीजिएगा, पॉइंटर्स पढ़ लीजिएगा, सी प्रोग्रामिंग में पॉइंटर्स होते हैं, और सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर्स एंड लिंक्ड लिस्ट, बेसिकली लाइब्रेरी से रिलेटेड है, तो वहां पे देख लीजिएगा लाइब्रेरी क्या होता है और लाइब्रेरी के यूजेस क्या है। और लास्ट में हमारे पास फाइल प्रोसेसिंग, अगर आप किसी चीज को बना के तैयार कर लेते हैं, कोडिंग कंप्लीट कर लेते हैं, तो उसके बाद के क्या स्टेप्स होते हैं। ठीक है, उस बनी हुई फाइल को हम प्रोसेस कैसे करते हैं, या जो फाइलें बन रही होती हैं उसको आप प्रोसेस कैसे करते हैं। उसके बाद इलेक्टिव में आएंगे, जो हमारे पास है कि वैकल्पिक ऑप्शनल है कि मैंने बताया आपको, उसमें भी आपको पूरा का पूरा पढ़ के जाना है। तो सबसे पहले डॉट नेट वाला देख के जाएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा अटपटा टाइप का सवाल बनाता है। सबसे पहले डॉट नेट का फ्रेमवर्क देख के जाना है, इसका बेसिक्स क्या होता है, डॉट नेट क्या होता है, डॉट नेट से बने वेबसाइट्स कैसे काम करते हैं। उसके बाद आपको सी शार्प देख के जाना है, वो भी सी शार्प का बस बेसिक्स कह रखा है और सी शार्प की लाइब्रेरीज के बारे में कह रखा है। ठीक है, तो बेसिक देख के जाएगा, सी शार्प की लाइब्रेरी देख के जाएगा और एडवांस फीचर भी देख के जाएगा। देखिए यहाँ पे सी शार्प की कोडिंग के बारे में कुछ मेंशन नहीं है, और जब डोएट हुआ करता तो वहां पे सी शार्प की कोडिंग नहीं हुआ करती। तो यहाँ पे सिर्फ आपको उसका बेसिक्स देखना है, उसकी लाइब्रेरीज के बारे में देखना है और एडवांस फीचर्स सी शार्प में क्या आए थे लास्ट में। उसके बाद ASP.NET क्या होता है, ठीक है, और ये विजुअल बेसिक डॉट नेट क्या होता है। डॉट नेट पता है बहुत सारी कंपनियों ने लॉन्च किया था, ASP.NET और विजुअल बेसिक डॉट नेट क्या होता है, दोनों डॉट नेट काम कैसे करता है। बेसिकली दोनों एक ही चीज है, बस आप जब पढ़िएगा तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, बस थोड़ा थोड़ा बेसिक्स तो हल्का फुल्का डिफरेंस होगा। विजुअल बेसिक डॉट नेट में क्या क्या करके जाना है वो आप उसके देख लीजिएगा, उसमें बेसिक्स उसकी कोडिंग देख लीजिएगा, इसका हिस्ट्री देख लीजिएगा, कब बना था देख लीजिएगा, किसने बनाया था, सबसे पहले किसने बनाया था, किस कंपनी ने बनाया था, ये भी आप देख के जाइएगा। उसके बाद फाइल एंड डेटाबेस एप्लीकेशन, ठीक है, आप डॉट नेट से आपको पता होगा डेटाबेस भी बनाते हैं, वो डेटाबेस एप्लीकेशंस कैसे बनते हैं और क्या काम आता है। बेसिकली आपको पूरा बनाना नहीं सीखना है, बट आपको पता होना चाहिए फ्लो में कि ये डॉट नेट का जो डेटाबेस बनता है वो कैसे बनता है और कहाँ पे बनाया जाता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। उसके बाद हमारा जाता है एडवांस्ड प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट, ठीक है, कुछ एडवांस प्रोग्रामिंग भी डॉट नेट में होती है, जैसे इमेज से रिलेटेड, कलर से रिलेटेड, फॉन्ट से रिलेटेड, वेबसाइट से रिलेटेड, वो भी आपको देख के जाना है।
उसके बाद .NET आर्किटेक्चर एंड एडवांस टूल्स। अब बाद में जो .NET आया था लास्ट में, अगर आप देखेंगे जो 2013-14 का टाइम था, उस टाइम पे जो .NET इस्तेमाल किया जाता था उसमें कई सारे टूल्स आ गए थे। मतलब आपको वहां पे डायरेक्टली कोडिंग भी करने की जरूरत नहीं थी, वो एक वेब पेज को खुद से ही तैयार कर देता था, बहुत सारे वेब पेजेस को, या बहुत सारे प्रोग्राम्स को अगर आपको करना है तो खुद से तैयार कर देता था। तो उसको भी देख के जाएगा जो लेटेस्ट वाले आए थे। उसके बाद आता है हमारा इंट्रोडक्शन टू मल्टीमीडिया। बहुत आसान टॉपिक है, आएगा तो बढ़िया से अटेम्प्ट हो जाएगा अगर करके बढ़िया से तैयार करके जाएंगे तो। सबसे पहले को इंट्रोडक्शन टू मल्टीमीडिया। मल्टीमीडिया क्या होता है? यही वीडियो, सॉन्ग, ये सब चीजें, वीडियो ऑडियो वाली जो भी चीजें होती है सब मल्टीमीडिया में आती है। उसके बाद कंप्यूटर फॉन्ट्स और हाइपरटेक्स्ट। कंप्यूटर के फॉन्ट्स कौन कौन से होते हैं, पर्पस क्या होता है, हाइपरटेक्स्ट क्या होता है, ऑडियो के फंडामेंटल्स क्या होते हैं और रिप्रेजेंटेशन क्या होते हैं। ऑडियो फंडामेंटल्स मतलब जब एक आप कंप्यूटर पे कोई वॉइस रिकॉर्ड करते हैं, जैसे मैं ये ऑडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ कंप्यूटर पे, तो इसके बेसिक फंडामेंटल्स ये कैसे होता है, इसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट है, इसके पीछे कौन सा प्रिंसिपल इस्तेमाल हो रहा है। और ऑडियो के साथ साथ वही चीज आपको इमेज के बारे में देखना है, और वही चीज आपको वीडियो और उसके एनिमेशन के बारे में देखना है। ठीक है, आपको वीडियो और एनिमेशन नहीं करना है, आपको वीडियो एनिमेशन के फंडामेंटल्स देख के जाना है कि बनता कैसे है, कौन कौन से फॉर्मेट होते हैं इमेज के, कौन से ऐसे फॉर्मेट होते हैं जिसको हम कहीं भी खोल सकते हैं, कौन से ऐसे फॉर्मेट होते हैं जिसको हम कहीं नहीं खोल सकते हैं। जैसे जेपीईजी होता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, जीआईएफ होता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है। ये सब फुल फॉर्म्स भी बढ़िया से देख के जाएगा। और उसके बाद मल्टीमीडिया ऑथरिंग के बारे में भी देख के जाना है। उसके बाद अगले पे चले तो अगला तो बहुत छोटा टॉपिक है लेकिन बहुत बढ़िया टॉपिक है। यहाँ पे सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, ये सब चीजों के बारे में देख लीजिएगा सारा। पीसी असेंबली एंड ऑपरेशन। ठीक है, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, पीसी में क्या क्या चीजें लगी होती है, मदरबोर्ड होता है, रैम होता है, चीजें लगती कहाँ है, कैसा होता है, DDR2 क्या होता है, DDR3 रैम क्या होता है, कोर रैम क्या होता है, हार्ड डिस्क क्या होती है, कौन कौन सी हार्ड डिस्क होती है, साटा क्या होता है, पाटा क्या होता है, एसएसडी क्या होता है, ये हार्ड डिस्क का सारा टाइप देख के जाइएगा। मिसलेनियस यूटिलिटीज। जब आप एक सिस्टम को विंडो इंस्टॉल कर देते हैं, उसके बाद आप वहां पे कौन सी यूटिलिटी डालते हैं, कौन से ड्राइवर्स डालते हैं, बेसिकली उन ड्राइवर्स का काम क्या होता है वो भी आपको लेके जाना है। पेन ड्राइव आप कंप्यूटर में लगाते हैं, वो ऑटोमेटिकली कैसे इंस्टॉल हो जाता है, उसके पीछे कौन सा प्रिंसिपल है वो भी देख के जाना है। उसके बाद नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट। नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं भी पढ़ेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आप इसको पहले ही टोपोलॉजी में पढ़ चुके हैं। ठीक है, आईटी रूल्स वाले टॉपिक में ये आपका नेटवर्क का कॉन्सेप्ट पूरा पढ़ चुके हैं, और नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन भी वहीं पे कहीं ना कहीं कवर हो जाता है। नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन बेसिकली सिक्योरिटी से रिलेटेड होता है, प्रॉक्सी से रिलेटेड होता है, प्रॉक्सी क्या होता है, आईपी एड्रेस से रिलेटेड, वीपीएन क्या होता है, ठीक है, और हमारा ये जो सर्वर होते हैं डीएनएस सर्वर, ये क्या होता है। तो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन अगर आप इतना भी देख लेंगे तो नेटवर्क को एडमिन करना बहुत आराम से सीख जाएंगे। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि हमारे पास, आपको पता ही होगा, कुछ कोर्सेज चल रहे हैं, हमारा टॉपलेट्स का ऐप है, और ये मैंने लिंक भी दे रखा है, अगर किसी के पास ना हो तो यहाँ से भी इंस्टॉल कर सकता है। वहां पे हमारे पास एक ऑलरेडी ऑन गोइंग बैच है जो कि 3 अक्टूबर से स्टार्ट हुआ था। 3 अक्टूबर से स्टार्ट हुआ था और लगभग लगभग उसमें सिलेबस बहुत ज्यादा तो कवर नहीं हुआ है, बट कंप्यूटर भी अच्छा खासा हो चुका है, मैथ्स भी अच्छा खासा हो चुका है, और कॉमर्स की भी 4-5 क्लासेस हो चुकी है। ठीक है, तो अगर कोई है जिसको लगता है कि पूरा का पूरे कोर्स की जरूरत है और पूरी की पूरी तैयारी मैं करना चाहता हूँ एक साथ, तो वो चाहे तो इसको परचेस कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसा है जिसको लगता है नहीं मैंने पढ़ तो लिया है बट थोड़ा सा एक बार रेफरेंस करना जरूरी है, तो मैंने अभी एक लॉन्च किया है 499 का। इसमें सिर्फ रिकॉर्डेड है, इसमें सिर्फ रिकॉर्डेड क्लास है। ठीक है, और रिकॉर्डेड क्लास में आपको पता है कि आप अपने डाउट्स नहीं पूछ पाएंगे, लाइव नहीं होता है। बाकी जो ये 1499 वाला है, यहाँ पे आपका पूरा का पूरा लाइव क्लास है। लाइव के बाद रिकॉर्डेड भी अवेलेबल होता है, क्लास की पीडीएफ भी होती है, नोट्स भी अलग से, एमसीक्यू के पीडीएफ भी अलग से, और मॉक टेस्ट जो ऑनलाइन टेस्ट होता है वो तो अलग से ही है। रिकॉर्डेड वाले में सिर्फ आपको क्लास की रिकॉर्डेड क्लास मिलेगी और क्लास वाला जो पीडीएफ है वो मिलेगा। अगर किसी को लगता है कि उसके पास कोई सोर्स नहीं है पढ़ने का, वो ज्यादा पैसे भी नहीं इन्वेस्ट कर सकते, तो ये है सबसे बेसिक, सबसे अच्छा, सबसे सस्ता। यहाँ पे आपको सारा का सारा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप बढ़िया से लग के 1 महीने कर लिए और उसको एटलीस्ट 2 से 3 बार रिवाइज कर लिए, कम से कम मैं बता रहा हूँ, रिविजन तो 5 बार 6 बार चाहिए, लेकिन कम से कम 2-3 बार कर लिए, और आपका कॉमर्स वाला पोर्शन थोड़ा मोड़ा ठीक है, हल्का फुल्का अगर ठीक है पहले से भी, तो आपका 100% एग्जाम क्लियर है, फिर कोई नहीं रोक सकता।
क्योंकि यहाँ पे सारा का सारा गेम तो कंप्यूटर का है। अब रही बात हमारे पास बचा है 40 दिन, उसमें अगर हम 40 के 40 दिन कंप्यूटर पे देंगे तो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। तो मैंने आपको 30 दिन का एक प्लान बता दे रहा हूँ, 30 डेज में कंप्यूटर को कैसे प्रिपेयर करिए। देखिए, अब तक ऊपर मैंने जितने टॉपिक्स बताए थे ना, ये टोटल मिलाकर के 49 टॉपिक्स बन रहे होंगे। आपको क्या करना है, आपको 25 दिन का टारगेट लेके चलना है, 25 डेज का, और उन 25 डेज में 2 टॉपिक्स डेली करना है, 2 टॉपिक आपको डेली खत्म करना है। तो 25 दिन में आपके पूरे के पूरे जो है, वैसे तो 50 होता है, लेकिन आपके पूरे के पूरे 49 टॉपिक्स वहां पे खत्म हो जाएंगे। 2 डेली करना है, और 2 डेली करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं, 2 टॉपिक डेली करना बहुत बड़ी बात नहीं। और उसके लिए आपको टाइम कितना देना है, तो देखिए आपका पूरा का पूरा सिलेक्शन जो है सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर वाले पोर्शन पे निर्भर है। तो एटलीस्ट मेरे हिसाब से यहाँ पे 3 घंटे और 30 मिनट तो कम से भी कम दीजिए, 3.5 घंटे कम से कम देना है, जिसमें 3 घंटे आपको क्या करना है, इन 2 टॉपिक्स को कवर करने के लिए, चाहे आप जहां से कर रहे हैं, किसी की क्लास ले रखे हैं वहां से कर लीजिए, नहीं ले रखे हैं सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो वहां से कर लीजिए। लेकिन मैं पहले बता दे रहा हूँ, जो स्टूडेंट सेल्फ स्टडी कर रहे हैं वहां उनको एक दिक्कत ये आती है कि वो सी प्रोग्रामिंग से रिलेटेड, HTML से रिलेटेड, जावा वाले क्वेश्चंस, .NET वाले क्वेश्चंस, ये क्वेश्चन उनसे अटेम्प्ट नहीं हो पाएंगे, क्योंकि ये चीजें तो प्रैक्टिकल की है। जब आप प्रैक्टिकली समझेंगे तो ही आप कर पाएंगे। और रही बात ज्यादा से ज्यादा, आप अभी जो लेटेस्ट ट्रेंड चल रहा है, आप देखेंगे MS ऑफिस के क्वेश्चन भी सेल्फ स्टडी से आप नहीं अटेम्प्ट कर पाएंगे, क्योंकि ऑफिस छोटा मोटा चीज नहीं है, ठीक है। MS ऑफिस को खत्म करने के लिए, अकेले ऑफिस को खत्म करने के लिए करीब करीब 40 घंटे का टाइम लगता है, 40 आवर। और वो भी क्लास की बात कर रहा हूँ, लाइव क्लास में, जो कि आपको पता है कि क्लास में बहुत सारी चीजों को स्किप करना पड़ता है, तब भी ये टॉपिक 30 से 40 घंटे का है, फिर भी ये टॉपिक 30 से 40 घंटे का है। तो सेल्फ स्टडी भी करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आप एडवांस पोर्शन तक कभी भी पहुंच पाएंगे, क्योंकि उसकी की शॉर्टकट ही नहीं पता होगा, और गूगल में वो चीजें मिलेंगी भी तो आपको पता नहीं होगा कि ये बन कैसे रहा है। तो आप कहीं से भी करिए, कहीं से भी किसी इंस्टीट्यूट से पढ़ाई कर रहे होंगे, ये टॉपिक अपना प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा, इसमें मार्क करते रहिएगा, लेकिन ये भी इंश्योर करिएगा कि आपके इंस्टीट्यूट, आपके कोचिंग में वो चीजें कवर हो जा रही है, ठीक है। बाकी मेरे पास जो पढ़ रहा है वो तो मेरी गारंटी है कि वो मैं इतने टॉपिक्स कंप्लीट करके रखूंगा बहुत पहले ही, मतलब हमारा 20 से 25 दिसंबर के पहले हमारा टॉपिक जो है सारे खत्म हो जाएंगे। तो 25 दिन का प्लान बनाइए, 3 घंटे डेली दीजिए, 2 टॉपिक डेली करिए, 1.5 घंटे एक टॉपिक पे दीजिए, बाकी का बचता है जो 30 मिनट, उसको सिर्फ और सिर्फ रिवीजन में लगाइए। देखिए, कंप्यूटर में तो जितना रिवीजन करेंगे उतने नंबर आपके बढ़ेंगे, ज्यादा पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता कंप्यूटर का सिलेक्शन तो तब होगा जब आप जितना ज्यादा रिवीजन करके जाएंगे। अगर आप 8 से 10 बार रिवीजन करके जा सकते हैं कोर्स के कंटेंट का, तो आपका सिलेक्शन बहुत आराम से हो जाएगा। बस वही है रिवीजन करने का काम। और रही बात, देखिए इसके लिए कौन सी बुक्स रेफर करें, कौन सी बुक से पढ़ें, तो मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि मेरे पास कंटिन्यू डेली कॉल आता है, बोलते हैं ये बुक ले लो, वो बुक ले लो। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ कि एक गोल्ड पब्लिकेशन की बुक आती है मार्केट में, जो कि नेल्ट ओ लेवल की होती है, ठीक है। तो बहुत सारे लोग उसको खरीदते हैं, उसको पढ़ के रट के चले जाते हैं पेपर में, और उनका सिलेक्शन नहीं होता। तो ऐसी कोई बुक मत लीजिएगा। गोल्ड जो है वो बिल्कुल भी प्रोडक्टिव बुक नहीं है, खास करके आपके पेपर के लिए। गोल्ड पब्लिकेशन सिर्फ क्वेश्चन और आंसर की किताब है, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, किसके, नेल्ट के। नेल्ट ओ लेवल में जो पिछले सालों में कुछ क्वेश्चन आए हैं, वो सिर्फ वहां क्वेश्चन और आंसर दे रखा है, वहां पे आपका थ्योरी का कॉन्सेप्ट नहीं दे रखा है कि लिखेगा कि कंप्यूटर और क्या है बताएगा, फिर बताएगा कंप्यूटर कितने टाइप के होते हैं ये बताएगा। ये सब चीजें आपको वहां पे बिल्कुल नहीं मिलेगी, तो अपना पैसा वहां पे फालतू का वेस्ट मत करिए, वो किसी काम का नहीं है। और प्रीवियस ईयर आप तब करिए, जो प्रीवियस ईयर पेपर बहुत सारे बच्चे हैं, प्रीवियस ईयर पेपर जो है लगे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम कर लेंगे तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। अरे भाई, पहले सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए, पहले सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए। प्रीवियस ईयर तो 4 दिन बैठेंगे, 4 दिन में पूरा प्रीवियस ईयर लगा लेंगे। और आपने देखा है क्या कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के रिपीट होते हुए यूपीपीसीएल में आपने कभी नहीं देखा होगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को रिपीट होते हुए, ठीक है। और रही बात, इस बार एक नई एजेंसी जो है वो पेपर बनाने जा रही है, जिसका नाम है एजुकेशनल कंसल्टेंट्स, ठीक है, एजुकेशनल कंसल्टेंट्स ऑफ इंडिया। तो क्या पता पेपर बहुत आसान बना दे, क्या पता पेपर बहुत डिफिकल्ट बना दे, क्या पता पेपर मॉडरेट बना दे, सबके लिए एक जैसा हो।
क्या पता पेपर ज्यादा दिन तक चले, क्या पता पेपर 2 दिन में निपट जाए, क्या पता पेपर 1 दिन में निपट जाए। तो ऐसा है कि जब एक नई कंपनी पेपर बनाती है, पेपर के बारे में बिल्कुल आइडिया नहीं होता, तो आप कोशिश करिए जितना ज्यादा हो सके ना पढ़ के, और जितना ज्यादा बार हो सके रिवीजन करके तब पेपर देने जाइए। सिलेक्शन आपका 100% हो जाएगा। ठीक है। बाकी अगर आपको कोर्स से रिलेटेड कोई डाउट है, अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, कहीं से भी डाउट आ रही है चीजें, आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसमें सोचने की जरूरत नहीं है कि हम वहां पढ़ रहे हैं, इनसे क्यों पूछें, ये क्या सोचेंगे, क्या बताएंगे। देखिए, हमारा फाइनल जो है एक लक्ष्य है सभी का, कि आपको लेना है सिलेक्शन। ठीक है। और रही बात जो पूछते हैं सैलरी कितनी मिलेगी और कैसा इन्वायरमेंट होगा, अरे आप पेपर लिख दे के आ जाइए, उसके बाद जो टाइम होगा आराम से बात कर लेंगे। इसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं, सब कुछ आ रहा है, दिखा के प्रूफ के साथ बात कर सकते हैं कितनी सैलरी मिलेगी, क्या मिलेगी। लेकिन ये सब पेपर देने के बाद की बातें हैं। ठीक है। तो अगर किसी को डाउट हो तो चाहे तो मेरे कॉन्टेक्ट नंबर पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, 6395176636। ठीक है। इसी पे व्हाट्सएप भी है, और आपको लगे तो आप कॉल भी कर सकते हैं। सोचने की जरूरत नहीं है, चाहे आप किसी भी इंस्टीट्यूट से पढ़ रहे हो, किसी भी कहीं से पढ़ रहे हो, डाउट्स हो आप बिल्कुल मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, एनी डाउट। ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। और अगर किसी ने फॉर्म नहीं भरा है तो भर लीजिए, और अगर कोई सोच रहा है कि भरे या ना भरे, भाई फॉर्म फिलअप कर लीजिए। आपका बस बचा हुआ 30-40 दिन अच्छे से मेहनत कर लीजिए, सिलेक्शन आपका 100% हो जाएगा। 100% सिलेक्शन। ठीक है। तो मिलते हैं फिर हम लोग अगले वीडियो में। तब तक आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। गुड डे और बाय बाय।